नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न परमार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन का जो पार्ट फर्स्ट था हमने उसको अच्छे से कवर किया, जिसमें हमने जल की परिभाषा को जाना और जो हमने उसके जल को वितरण को जाना। जल कैसे एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में है, तो हमने उसका जो जल पुनर्भरण का जो प्रोसेस था, जैसे बोलते हैं बेसिकली हम जल चक्र यानी कि हाइड्रोसाइकिल, तो हाइड्रोसाइकिल का जो पूरा प्रोसेस था वो कैसे हमने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर जल दुर्लभता था, जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी के क्या क्या कारण थे। फिर उनके संरक्षण और की आवश्यकता को जाना हमने। फिर जल संरक्षण और उसको कंजर्व करने के लिए जो भी उपाय थे हमने उनको सबको अच्छे से विस्तार से पढ़ा। आज हम जल संरक्षण के ऊपर बेसिकली ये समझेंगे कि प्रयास क्या भारतीय समाज में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक क्या प्रयास रहे हैं। प्राचीन समय में भारतीय समाज ने या फिर भारत के लोगों ने कौन कौन से साधनों को अपनाया जिससे वर्षा के जल को या फिर जल संसाधन को संरक्षण किया और अपने और उसके उचित प्रबंधन और वितरण के साथ में उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। और कौन कौन से सरकारी प्रयास रहे हैं ताकि हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है या फिर हम बोले तो वाटर रिसोर्स है उसको हमने अच्छे से संरक्षित किया और उसका उचित प्रबंधन करके उसका वितरण किया। तो आइए हम देखते हैं। आज मुझे लगता है कि वाटर रिसोर्स वाला ये जो चैप्टर है आज पार्ट 2 के साथ में खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आज बचा नहीं है, सिर्फ इसमें प्रयास देखने हैं, जिसमें एक साइड हम सरकारी प्रयास और एक साइड में हम अपने प्राचीन भारतीय समाज के द्वारा किए गए प्रयासों को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम देखते हैं हम, जल संसाधन। आज हम देखेंगे इसके प्रयास। इनको हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक होंगे आपके प्राचीन समय में किए गए प्रयास, दूसरा होगा सरकारी प्रयास। अगर हम प्राचीन समय में किए गए प्रयासों को देखते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, जो एक नगरीय और सुव्यवस्थित सभ्यता के रूप में सामने आई। तो उसमें भी जल संसाधन के संरक्षण के लिए और बेहतर प्रबंधन और उचित वितरण के लिए कई सारे प्रयास किए गए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो बेसिकली हर घर में कुएं मिलते थे हमें, जो बेहतर जल संसाधन को संरक्षण करने के लिए एक बेहतर उपाय था। तो हर घर में कुएं का निर्माण था। मोहनजोदड़ो में बेसिकली जो एक बहुत बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का, उसमें हमें स्नान घर देखने को मिलता है। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का, जो लगभग एक बड़े कमरे के समान था। जो वेस्ट वाटर था या बेसिकली पॉल्यूट वाटर था, तो उनके लिए एक बेहतर चैनल का विकास किया गया, जो बेसिकली नालियों के माध्यम से होके जाता था और शहर के एक दूसरे कोने पर एक बड़े टैंक में उस पानी को स्टोर किया जाता था। कुछ ऐसी तकनीक का या फिर उस समय पर जो भी प्रयास रहे होंगे उन सभ्यता के लोगों के, उससे जो थोड़ा बहुत उस वाटर को रिसाइकिल करके अपने एग्रीकल्चर के यूज में लेते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली है ना, एक बहुत अच्छी उचित प्रबंधन व्यवस्था में थी, जिससे जो भी गंदा पानी था वो एक टैंक में रिस्टोर करते थे और उसको जितना यूज हो सके उसका वापस से रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर के रूप में यूज करते थे उसको। तो नालियों का अच्छा विकास था वहाँ। कई सारे प्रयास थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में बेसिकली हर घर में कुएं का निर्माण किया गया, जिससे जल संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके और बेसिकली भौम जल स्तर को या फिर बोले तो जल संरक्षण को भी एक अच्छा प्रयास था। स्नानागार जैसी चीजें हमें मोहनजोदड़ो में मिलती हैं, जहाँ कई पर्व पे या उत्सव पे या कोई ऐसा कुछ खास दिन है जहाँ कई सारे लोग एक साथ में स्नान करते थे, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता था। और नालियों का एक अच्छा विकास किया गया था, जिससे जो भी पॉल्यूट वाटर है या फिर गंदा पानी है उसको एक टैंक में
स्टोर किया जाए और कुछ समय बाद कुछ उनको रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ किया जाए उसको। अगर हम दूसरा प्रयास देते हैं तो वैदिक सभ्यता में हमें ये मिलता है। बेसिकली प्रयास का मतलब यहाँ संरक्षण के प्रयास से है, संरक्षण और उसका उचित प्रबंधन वितरण के लिए। वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि जितने भी ये तालाब थे, झील थी, झरने थे, नदियों को प्राकृतिक देवी के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोग ये जानते थे कि नदियाँ का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उनका एक बहुत बड़ा जो रोल है, ताकि हमारा एक बेहतर उचित जो एग्रीकल्चर है वो हो सके, हमारे मवेशियों के लिए पानी की उचित सुविधा हो और अपने जितने भी दैनिक कार्यों की जो आवश्यकता थी वो बेसिकली ताजे पानी से, नदी जल झरने से वो इकट्ठा करते थे। तो उसी को संरक्षित करने के लिए या उसको बचाए रखने के लिए वो देवी के रूप में उनकी पूजा करते थे। तो वैदिक सभ्यता में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाना। और अगर हम इतिहास के कुछ पन्नों पर नजर डालते हैं तो मौर्य साम्राज्य में एक उनके प्रथम और एक बड़े सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य सामने आए, जिन्होंने जल संरक्षण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को उनके एग्रीकल्चर के लिए और दैनिक आवश्यकताओं की जल की आपूर्ति की गई। इस झील का समय समय पर एक सच शासक थे रुद्रदामन और एक हर्षवर्धन हुए हमारे, जिन्होंने समय समय पर इस झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया। ताकि जल संरक्षण और उसके प्रबंधन के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा सके। और भी कई सारे प्रयास हैं, जैसे कि प्राचीन समाज में हमारे जो भारतीय समाज द्वारा किए गए प्रयास में हड़प्पा सभ्यता का था, जैसे कि हर घर में कुएं बनवाए गए, स्नानागार की सुविधा थी, नालियों का अच्छा विकास था ताकि वो वाटर को रिसाइकिल कर सके। वैदिक सभ्यता में नदियों को देवी के रूप में पूजा गया। और एक मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसमें शासक रुद्रदामन ने और हर्षवर्धन ने आने के टाइम पीरियड में आके इसका जीर्णोद्धार करवाया, ताकि स्थानीय लोगों को सिंचाई और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आसानी रहे। और भी कई सारे प्रयास बड़े लेवल पर रहे हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं और इस चैप्टर को संपूर्णता के साथ में खत्म करेंगे। अगर हम बात करें तो भोपाल के राजा राजा भोज द्वारा भी एक बहुत बड़ा प्रयास रहा, जिन्होंने बड़ा तालाब का निर्माण करवाया, जो बेसिकली बनाया गया था सिंचाई सुविधा के लिए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए। जिसका उद्देश्य था सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से हो सके और पेयजल की सुविधा। और यहीं हम देखते हैं कि इंदौर के होलकर राजा थे, होलकर राजा यशवंत सागर के द्वारा यशवंत सागर झील का निर्माण करवाया गया, जिनके द्वारा यशवंत सागर झील का निर्माण कराया गया इंदौर के क्षेत्र में, जो वेटलैंड एरियाज में भी आज के टाइम में शामिल है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक राजा हुए इल्तुतमिश, जिन्होंने हौज खास का निर्माण कराया दिल्ली में।
ये कई सारे प्रयास रहे हैं जल संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन और वितरण के लिए। इल्तुतमिश जिन्होंने हौज खास का निर्माण करवाया। सिंचाई सुविधाओं और पेयजल की दैनिक आपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो ये कई सारे प्रयास रहे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर वैदिक सभ्यता में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण, भोपाल के राजा थे राजा भोज, उनके द्वारा बड़ा तालाब का निर्माण कराया गया जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया और पेयजल की आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया। उनका राजा थे यशवंत राजा, जिसने यशवंत सागर झील का निर्माण कराया इंदौर के क्षेत्र में। दिल्ली सल्तनत के राजा थे जिन्होंने इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण कराया। तो ये कई सारे प्रयास रहे हैं भारतीय राजाओं के द्वारा और फिर भारतीय सभ्यताओं के द्वारा, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जल को संरक्षित किया और जल संसाधन को अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अच्छे से प्रबंधन और वितरित तरीके से उसका प्रयोग किया। और एक प्रयास और देखते हैं जो लंबे समय से या वर्तमान समय तक बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है। सामान्यतः इसे प्राचीन समय से आज तक यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली हम देखते हैं इसे वर्षा जल संग्रहण, जिसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिकली वर्षा के जल को संग्रहित करना, स्टोर करना और फिर वापस से उसको यूज करना, यही कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। यहाँ लिख देता हूं, वर्षा के जल को संग्रहित करना एवं दैनिक उपयोग में लेना। वर्षा जल संग्रहण की जो प्रोसेस है पूरी, जिसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, यही सब कंप्लीट कहलाती है कि वर्षा के जल को संग्रहित करना है, उसको दैनिक उपयोग में लेना। यही जो प्रोसेस है बेसिकली वो वर्षा जल संग्रहण में आती है। ये लंबे समय से भारतीय समाज में जल संरक्षण को लेकर एक उनका मुख्य अंग रहा है या फिर प्रयास रहा है। अगर हम इसके कुछ आयामों को देखें, बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं है कि घरों के ऊपर जो छत होती है उसमें वर्षा का जल स्टोर किया जाता है और पाइप के माध्यम से एक टैंक बनाकर उसमें उस जल को संग्रहित किया जाता है ताकि उस रिस्टोर किए गए वाटर को हम लंबे समय तक उसको अपने यूज में ले पाएं। तो यही बेसिकली जो प्रोसेस थी वो वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। अगर वर्षा जल संग्रहण का अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे राज्य हैं आपके, उनमें कई बड़े पैमाने पर घरों में छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण जैसी प्रोसेस को बड़े पैमाने पर इसका प्रयास किया जाता है या फिर इनका यूज किया जाता है, जिससे जल संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके और अपनी दैनिक कार्यों की आवश्यकता हेतु एक अच्छा और शुद्ध जल को उपयोग में ले सकें। अगर हम जैसलमेर में बात करें, वर्षा जल संग्रहण की जो प्रोसेस है बेसिकली जैसलमेर में जानी जाती है वो खादीन के नाम से। ये बेसिकली एक स्थानीय नाम है, खादीन बेसिकली वर्षा जल संग्रहण की एक प्रोसेस है जो जैसलमेर में स्थानीय नाम से जानी जाती है। और वहीं हम बीकानेर और बाड़मेर की बात करें तो ये टांगा के नाम से जानी जाती है। टांगा बेसिकली वर्षा जल संग्रहण का ही एक विस्तार रूप है, जिसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये ऐसे मान के चलो एक घर है, ये उसकी छत है, ये पाइप गया एक बहुत बड़े टैंक में। बेसिकली वर्षा का जल जब इस छत पर गिरेगा तो ये वर्षा का जल जो है छत पर संग्रहित होगा एक पाइप के माध्यम से, जो एक बड़े टैंक में जॉइंट होगा। और ये जो टैंक होगा इसका साइज लगभग एक बड़े कमरे के समान होगा। तो जब वर्षा का जल छत पर गिरता है और जल जब संग्रहित होकर पाइप के माध्यम से इस टैंक में आता है, तो बेसिकली इसी एक विस्तार रूप को कहते हैं टांका। वर्षा जल संग्रहण की जो प्रोसेस है उसका एक विस्तार रूप मात्र है टांका, और ये प्रोसेस बड़े पैमाने पर बीकानेर और बाड़मेर में हमें देखने को मिलती है। और ये लंबे समय से वर्तमान समय तक भी कई क्षेत्रों में या कई गांवों में आज भी हमें देखने को मिलती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रहण की जो प्रोसेस है सबसे ज्यादा भारत में पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जिसमें बेसिकली जैसलमेर में इसे खादीन के नाम से जानते हैं, बीकानेर और बाड़मेर में एक विस्तृत रूप है जो टांगे के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि जितने भी प्रयास भारतीय समाज द्वारा जल संग्रहण को लेकर रहे हैं वो सारे
सफिशिएंट है और चैप्टर के हिसाब से पर्याप्त है। अगर हम कुछ नज़र डालें सरकारी प्रयासों के ऊपर तो कुछ सरकारी प्रयास भी है, जैसे कि सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर बाढ़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें एक आपकी थी भागड़ा नागल परियोजना। बेसिकली भारत में पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जब भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया, जिससे बेहतर सिंचाई सुविधा, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण जैसे कई सारी समस्याओं पर नियंत्रण पाया गया, तो उन्होंने आधुनिक भारत की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, उनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई। आधुनिक भारत के मंदिर, ये बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया यह कहा गया, ये उनका एक फेमस कोट है। उन्होंने कहा कि जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना है उनके माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, पेयजल की आपूर्ति होगी, जलाशयों का निर्माण होकर मनोरंजन जैसे साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, मछुआरों के लिए मछली पालने का काम किया जाएगा, जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक उद्देश्य साधन में कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति होगी बांधों के निर्माण से, और इन्हीं बांधों के निर्माण की जो पूरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया बड़े पैमाने पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो एक भाखड़ा नागल परियोजना रही, एक सरदार सरोवर परियोजना रही, जो बेसिकली नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध जो बेसिकली नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और भी कई सारे प्रयास रहे हैं, कई बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। एक भारत सरकार के द्वारा प्रेजेंट में कुछ फेमस योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, हुआ, एक हुआ हर घर नल, अगर हम हर घर नल जो योजना है इसका अगर विस्तार रूप देखें भारत में, तो सबसे ज्यादा कनेक्शन या पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने वाला जो प्रथम राज्य है वो इसमें गोवा का आया है। गोवा प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में, जिसमें हर घर नल जैसी परियोजनाओं को विस्तार रूप या बड़े पैमाने पर यूज किया गया। तो बेसिकली जल जीवन मिशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया, और ये जो जल जीवन मिशन का उद्देश्य था कि ऐसे क्षेत्र भारत में जो सूखा ग्रस्त है या फिर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो प्रति व्यक्ति 44 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बेसिकली इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो भारतीय राज्य पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो यही कई सारे सरकारी प्रयास थे, ये भाखड़ा नागल हो गया, सरदार सरोवर बांध निर्माण हो गया, और कई सारी बड़ी और छोटी परियोजनाओं का निर्माण भी किया गया। मुख्य तौर पर हम ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे इनको देखते हैं, और एक 2 प्रमुख योजनाएं जो वर्तमान समय में चल रही हैं। तो एक जल जीवन मिशन हो गया, एक हर घर नल हो गया। मुझे लगता है कि इस चैप्टर के हिसाब से, और मैंने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की, और ये चैप्टर अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जल संसाधन या वाटर रिसोर्स को लेके, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को सर्व करने का प्रयास करूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कीजिए। हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित है उसको जल्द स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।